Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी स्क्विज चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको NCERT बुक और पेडागोजी सेशन दोनों कंप्लीट करा रही हूँ, जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा क्लास है ये क्लास 5 है और आज भी मैं पेडागोजी सेशन ही लेके आई हूँ और साथ में हमारा NCERT बुक भी चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो आज हम जानेंगे आनुवांशिकता तथा वातावरण का प्रभाव, यानी आनुवांशिकता क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है और उस पे वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और आनुवांशिकता के नियम भी जानेंगे और उसके आनुवांशिकता के नियम के प्रतिपादक कौन थे ये भी हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये मैं बुक से ही लेके आई हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं छांट के लेके आई हूँ क्योंकि बुक्स में काफी लंबी चौड़ी डिफिनेशन दी रहती है जो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय के विद्वानों का यह मत था कि बीज के अनुसार वृक्ष और फल उत्पन्न होते हैं, यानी जैसा उनका बीज होगा वैसे ही उनके वृक्ष और फल होंगे, अर्थात माता पिता के अनुसार उनकी संतान होती है। आधुनिक काल में विशेष रूप से व्यवहारवादियों ने वातावरण को महत्व दिया, यानी जो हमारे नए जनरेशन के साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वातावरण को ही, इन्वायरमेंट को ही ज्यादा महत्व दिया है। अब आगे बढ़ लेती हूँ मैं। जेबी वाटसन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनका जो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट देके सीटेट में ये पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसका है और ये कहना क्या चाहते थे, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। जेबी वाटसन का विचार है कि वातावरण के प्रभाव से शिशु को डॉक्टर, वकील, कलाकार, नेता आदि कुछ भी बनाया जा सकता है। यानी अगर उनके माँ बाप ये सोच ले रहे हैं कि बच्चे को क्या बनाना है तो बच्चा वही बनेगा, बशर्ते उसको उस टाइप का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करानी पड़ेगी तो ही बच्चा वो बनेगा। ये नहीं मानते थे कि आनुवांशिकता के कारण ही बच्चे जो हैं वो चीज करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर माँ बाप ये सोच ले कि बच्चे को क्या बनाना है तो बच्चा वही बनता है। आगे देख लेते हैं। भले ही शिशु का आनुवांशिकी कुछ भी रहा हो तथा एक समाज के व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से असमान होते हैं, यानी प्रत्येक समाज में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनकी अपनी सोचने समझने की शक्ति होती है और उनकी अपनी शारीरिक क्षमताएं होते हैं। अब आती हूं मैं वुडवर्थ और मॉरिक्स के अनुसार। वंशानुक्रम में वे सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति में जीवन आरंभ के समय उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं वरन गर्भधान के समय, अर्थात जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित होते हैं। यानी वंशानुक्रम जो होते हैं, जब बच्चा ठहर जाता है माँ के गर्भ में तब से ही वंशानुक्रम स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें वो टोटल कारक आ जाते हैं जो बच्चे के विकास के लिए उपयोगी है। अब हम लोग जान लेते हैं आनुवांशिकता के नियम के बारे में। आनुवांशिकता की कार्यविधि का वर्णन करने के लिए जोहान ग्रीगर मेंडल ने महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो वे थे जोहान ग्रीगर मेंडल। ये याद कीजिएगा, इसे नोट भी कर लीजिएगा, सीटेज में काफी क्वेश्चन इससे रिपीट होते आए हैं। उन्होंने विभिन्न तरह के मटरों यानी जो पीस होते हैं उसको संकरित यानी क्रॉसिंग कर आनुवांशिकता के आधारभूत यानी कार्डिनल प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन किया। यानी आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो वे थे जोहान ग्रीगर मेंडल। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, तो मटर पे, मटर को उन्होंने क्रॉस करके एक नए आनुवांशिकी को ढूंढ निकाला था, जिसके कारण उन्हें आनुवांशिकता के नियम के प्रतिपादन माना जाता है। मेंडल ने अपने विस्तृत प्रयोगों के परिणाम को 1866 में प्रकाशित किया, लेकिन कई कारणों से उनके प्रयोगों की ओर 1900 ईस्वी तक लोगों ने ध्यान बहुत नहीं दिया और इसके बाद
1900 ईस्वी में ही 3 शोधकर्ता नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी में स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर उसी परिणाम पर पहुंचे। यानी जो ग्रेगर मेंडल कर चुके थे उसी परिणाम पर ये 3 शोधकर्ता पहुंचे, जिस पर मेंडल 34 साल पहले पहुंच चुके थे। इन 3 शोधकर्ताओं ने मेंडल के नियम को वैध ठहराया और उन्हें आनुवांशिकता का आधारभूत की संज्ञा दी, यानी कार्डिनल प्रिंसिपल और लॉ ऑफ हेरिडिटी इनको माना गया। अब आती हूं आगे। मेंडल ने इस आनुवांशिकता में 2 नियम सम्मिलित हैं। मेंडल के जो ये आनुवांशिकता है इसमें 2 नियम सम्मिलित है। पहला है पृथक्करण के सिद्धांत, दूसरा है स्वतंत्र छंटाई का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत को आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये सिद्धांत देखिए पूछ सकता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया था। अब जान लेती हूं मैं पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में। पृथक्करण का सिद्धांत यह बताता है कि जो गुण पहली संकर पीढ़ी यानी फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन में दबा रहता है या छिपा रहता है, वे समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि बाद की संकर पीढ़ी के कुछ सदस्यों में दिखाई देता है। उनका कहना था कि दबे हुए गुण अन्य गुणों के साथ मिलकर अपना अस्तित्व नहीं खो देते, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फिर दूसरी से तीसरी पीढ़ी तक अपने मूल अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। यानी वे खत्म नहीं हो जाते, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर होते रहते हैं। विशेष रूप से अनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक जो डिजीज होती हैं, वे लोग खास तौर पे एक पीढ़ी में अगर दिखाई नहीं दी तो दूसरे में या फिर तीसरे में जरूर दिखाई दे सकती है। यानी मान के चलिए अगर दादा को कोई रोग है तो वो हो सकता है उसके बेटे में ना होकर उसके पोते में वो रोग दिखाई दे सके। इस सिद्धांत की क्रियान्वयता देखने को मिलती है, यानी ये बराबर चलते रहते हैं। चलिए आगे अब बढ़ लेती हूं मैं। दूसरा जो हमारा है वो है स्वतंत्र छंटाई का सिद्धांत। यह बताता है कि किसी एक अनुवांशिक गुण यानी जेनेटिक जो ट्रेट होती है का निवारण दूसरे अनुवांशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता, अर्थात स्वतंत्र होता है। जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग में पाया कि मटर के पौधे के फूल का रंग, मटर की फली के आकार, डंठल की लंबाई इत्यादि गुणों से स्वतंत्र है, यानी ये जरूरी नहीं है कि उससे मिलता जुलता हो। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं व्यक्ति की अनुवांशिकता के संबंध में निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण है, यानी अनुवांशिकता में कौन कौन सी बिंदु इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। इसमें पहला जो है, बालक की अनुवांशिकता में सिर्फ उसके माता पिता की देन नहीं होती, बल्कि बालक की अनुवांशिकता का आधा भाग माता पिता से, 1/4 भाग दादा दादी से, नाना नानी से भी, या फिर शेष परदादा जो बचता है उसके बाद शेष परदादा परदादी या परनाना परनानी इत्यादि से मिलता है। इन सबको नोट डाउन करते जाइएगा, सीटेट में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आती हूं मैं बी नंबर पे। बी नंबर क्या कह रहा है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। क्रोमोजोम्स सदा जोड़े में ही होते हैं। क्रोमोजोम्स में जीन भी जोड़े में होते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम्स भी जोड़े में होते हैं और जीन्स भी जो होते हैं वो भी जोड़े में होते हैं। इन्हीं जीन के आधार पर शिशुओं के गुणों का निर्धारण होता है, यानी ये लड़का होगा या लड़की, ये जीन पर आधारित होता है। चलिए अब जान लेते हैं सी नंबर को। किसी भी नवजात शिशु को 23 क्रोमोजोम्स माता से तथा 23 क्रोमोजोम्स पिता से मिलते हैं। इन सबको नोट डाउन करते जाइएगा, सीटेट में काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। इस तरह कुल 46 क्रोमोजोम्स बालक या नवजात शिशु में होते हैं। तो ये पूछ सकता है कि माता में कुल कितने क्रोमोजोम्स होते हैं या फिर पिता में कितने होते हैं। अलग अलग पूछे तो 23 बताना है, जोड़े अगर पूछे तो 46 बताना है, ये याद रखिएगा। और नवजात शिशु में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर दीजिएगा। इनमें 22 जोड़े यानी 44 क्रोमोजोम्स बालक या बालिका के आकार एवं विस्तार में समान होते हैं। इन्हें ऑटोजोम्स कहते हैं। आगे बढ़ लेती हूं मैं।
23वां जोड़ा यौन क्रोमोसोम्स यानी सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो बालिका में समान अर्थात XX होता है, यानी डबल X होता है, परंतु बालक में भिन्न अर्थात X और Y होता है। ये भी नोट डाउन कीजिएगा कि जो महिला में डबल X होता है और पुरुष में X और Y दोनों होते हैं, अगर उन दोनों का संबंध बनता है तो ये पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है कि बालक क्या होगा, यानी लड़का होगा या लड़की, क्योंकि महिलाओं में सिर्फ डबल X होते हैं। आगे भी यहाँ पे दिया गया है Y क्रोमोसोम्स X क्रोमोसोम्स की अपेक्षा छोटा होता है तथा इनमें X क्रोमोसोम्स की तुलना में कम जीन होते हैं। मानव शिशु के यौन यानी सेक्स की निर्धारण माता पिता द्वारा होता है, न कि माता पे, यानी माता पिता, माता में तो X होते ही हैं और पिता में X और Y दोनों होते हैं। XX अगर मिल गया तो ये हो गई गर्ल और XY मिला तो ये हो गया बॉय। तो इस तरह से बच्चा जो है गर्ल होगा या बॉय होगा, इसका निर्धारण क्रोमोसोम से होता है। नेक्स्ट मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए पार्ट 2, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगी। वीडियो के अंत तक आप बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक भी आप जरूर देखिएगा। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अनुवांशिकता तथा वातावरण में बालकों की शिक्षा के लिए महत्व और शिक्षकों के लिए भी अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है और क्या जरूरी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।